नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे, अपने घर परिवार के साथ मस्त होंगे। यही मेरी दुआ भी है, दिल से ईश्वर से प्रार्थना भी है। आप अपनी पढ़ाई मन लगाकर करते होंगे, ये भी मेरा पूर्ण विश्वास है। आइए आज हम लोग चलते हैं क्लास 10 विज्ञान अध्याय 9 प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन के टॉपिक है दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इस अध्याय में आंकिक प्रश्न करने के लिए दर्पण से संबंधित ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, ये हमको जानना जरूरी है। अब इसमें देखते हैं क्या है। सबसे पहले जो है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। अब ये क्या है इसको समझते हैं। और किस दर्पण की बात होती है? दर्पण में हम लोग पढ़े, पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। और ये कि पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ये जो फॉर्मूला है गोलीय दर्पण के लिए है। अब गोलीय दर्पण में दो तरीके का दर्पण है, एक है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण और ये जो हो गया उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण ये जो बाहर की तरफ होता है पालिश, और उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ ये पालिश होता है। प्रकाश का परिवर्तन जो होता है इस पर होता है, जो आपतित किरण होती है उभरे हुए भाग पर होती है, और इसके जो होता है ये घसे हुए भाग में आपतित होती है किरण। अब इसको समझना है कि इसमें क्या है। जहाँ गोलीय दर्पण में यू क्या है? बिंब की दूरी। बिंब मतलब होता है कि वस्तु जो दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है वो बिंब होता है। वो वस्तु कहें या बिंब कहें, तो बिंब की दूरी। और भी जो है प्रतिबिंब की दूरी, जो इस बिंब के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। एफ जो है फोकस दूरी होती है। अब तीनों इसको दर्पण में देखते हैं कि कौन कहाँ है, किस तरीके से है। अब देखिए ये उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण ये हो गया। अवतल दर्पण में आप जान रहे हैं कि ये क्या है? मुख्य अक्ष है। पिछले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं, जान चुके हैं, ये मुख्य अक्ष है। और यहाँ पर जो है सेंटर जो है ये पी ध्रुव है, और यहाँ पर जो है वक्रता केंद्र है, और इसके बीच जो होता है मध्य होता है मुख्य फोकस होता है। और मुख्य फोकस यानी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी। ये इसके बीच में क्या कहा जाता है? फोकस दूरी। यानी CF और FP यानी ध्रुव ये बराबर होता है, इक्वल टू होता है। यानी ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहा जाता है। ये वक्रता केंद्र हो गया, और वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। अब सीधे फॉर्मूला पर हम चलते हैं। बिंब की दूरी, बिंब का मतलब कि वस्तु, यहाँ भी वही चीज होता है। तो इसमें दर्पण के पीछे जो है यहाँ पे इस गोले का भाग है, तो यहाँ पर ये वक्रता केंद्र इधर होगा दाहिने साइड में, और यहाँ पर ये हो गया एफ जो हो गया फोकस हो गया, और ये हो गया ध्रुव हो गया, और इससे जो दूरी हो गया ये फोकस दूरी हो गया। अब इसे समझते हैं। और ये हो गया मुख्य अक्ष। तो इसमें फॉर्मूला में क्या दिया गया है कि 1/v + 1/u = 1/f। f क्या है? फोकस दूरी है। तो यहाँ पर u क्या है? बिंब की दूरी। अब बिंब क्या हो गया? देखिए कोई वस्तु जो होता है ध्रुव से ये कितनी दूरी पर रखी गई है। तो ये सपोज कीजिए यहाँ पर रखी गई है, तो ये यहाँ से अगर ए पर रखी गई है वस्तु, तो ध्रुव से ए तक ये बिंब की दूरी हुई कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो ये बिंब की दूरी हो गई। दूसरा भी प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? ध्रुव से लेकर ये कितने दूर पर, ये इधर बना हुआ है या ये पीछे बना हुआ है, ये यहाँ पर बना हुआ, कहाँ बना हुआ है, ये इसके बाद इधर बना हुआ है, यानी प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ। तो इसका माप कैसे? ध्रुव से वो कितनी दूर पर प्रतिबिंब बना हुआ है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई। और फोकस, फोकस क्या है? एफ क्या है? फोकस दूरी हो गया। तो फोकस दूरी सबका अलग अलग होगा। इस दर्पण का यहाँ पर है तो ये फोकस दूरी कितना होगा, इसका अगर यहाँ पर तो इसका फोकस दूरी कितना होगा, तो ये फोकस दूरी होगा। ये दोनों निकल गया। तो इस संबंध में गोलीय दर्पण में ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए लागू है। ये फार्मूला जो है 1/v + 1/u = 1/f, ये गोलीय दर्पण के लिए लागू है, यानी अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए लागू है। इससे हम क्या जानकारी करते हैं? ये बिंब की दूरी जानकारी कर सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी जानकारी कर सकते हैं, और फोकस दूरी जानकारी कर सकते हैं, जिसमें कि दो कोई दिया रहेगा। अब दर्पण सूत्र UVF तथा R का मान में नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी होता है जिसको वीडियो में पिछले वीडियो में मैंने बना दिया है।
इसको दे दिया कि चिन्ह परिपाटी क्या है। चिन्ह परिपाटी में होता है कि इस सब का प्रयोग उसी हिसाब करते हैं। आपको पहले बताया गया था कि चिन्ह परिपाटी में कि जो दर्पण के इस समय दाहिने होगा, जो दूरी होगा दाहिने साइड में, ये दाहिने वाला दूरी जो होता है ये प्लस में होता है, बाएं वाला दूरी जो होता है माइनस में होता है। तो दोनों दर्पण में ये यही स्थिति बनती है कि ये दाहिने जो होता है प्लस होता है और बाएं जो होता है माइनस होता है। ये बाएं साइड में ये माइनस और दाहिने साइड में प्लस होता है। यहाँ पर ध्यान से देखते हैं इसमें, तो दूरी जो होगा तो हमेशा इसमें ये बिंब की दूरी है, बिंब है, यहाँ भी इधर ही बिंब रखा जाता है। यानी दर्पण के बाएं साइड ही, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दर्पण के सामने यानी दर्पण के बाएं साइड में ही बिंब को रखा जाता है। तो हमेशा बिंब जो होगा बाएं साइड में होगा, तो यानी बिंब का मतलब क्या हो गया, यू। इसका मान हमेशा ऋणात्मक आएगा, क्योंकि वस्तु जो होती है रखी गई है दर्पण के ठीक सामने, यानी इस तरफ, यानी बाएं तरफ। तो बाएं तरफ जो दूरी होगी ध्रुव से दूरी, ये क्या होगी, हमेशा ऋणात्मक होगी। तो बिंब हमेशा क्या होगा, यू का मान ऋणात्मक होता है। अब भी का मान है, ये भी प्रतिबिंब की दूरी, ये दूरी है। तो यहाँ पर जब फोकस और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु रहती है, तो ये प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर, ये दर्पण के ठीक पीछे बनता है, दाहिने साइड में बनता है। तो दाहिने साइड में जो दूरी होती है क्या होता है, धनात्मक होता है। तो उस समय ये दूरी जो होगी धनात्मक होगी, उस समय भी का मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा। अब ध्यान देना है, इसमें जो भी का मान आएगा प्रतिबिंब, ये हमेशा जो उत्तल दर्पण में, दर्पण के क्या बनता है, पीछे बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनता है, तो पीछे बनेगा तो उसका भी मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा। और जो दर्पण में, अवतल दर्पण में अगर बाएं बन रहा है तो उसका मान प्रतिभी का मान क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आएगा। तो ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी के हिसाब से इसका हम प्रयोग करते हैं। अब आइए एफ के लिए। एफ क्या है, इसमें जो है अवतल दर्पण में एफ किधर है, बाएं साइड में है। एफ इधर है बाएं साइड में, तो बाएं साइड में जो दूरी होती है इसका मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और इसमें जो है एफ जो है फोकस है, ये दाहिने साइड में है, तो यहाँ पर फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी। यानी उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होगी और अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, क्योंकि ये बाएं साइड में है और इसमें दर्पण के पीछे है। ये तो हम समझ गए होंगे। अब इसी हिसाब से हम कोई भी मान रख करके इसको हल कर सकते हैं। इस पर सवाल हमारा आंकिक प्रश्न हल कर सकते हैं। अब आइए रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन अब क्या है, रेखीय आवर्धन को हम मोटे तौर से ये समझते हैं कि जो बिंब है, ये बिंब है, समझ के ये बिंब हो गया, और ये नीचे प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब बन रहा है। तो बिंब और प्रतिबिंब की जो लंबाई का अनुपात है वही रेखीय आवर्धन होता है। बिंब और प्रतिबिंब का जो लंबाई का अनुपात है वो हमारा क्या होता है, रेखीय, वही आवर्धन होता है। अब देखिए, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष है, ये लंबवत ये हो जाएगा, यहाँ पर ये लंबवत हो गया। इसके लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु बिंब की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, एम से प्रदर्शित किया जाता है। इसको एम से, यानी बिंब की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई ये कितनी है, इसका जो अनुपात होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई यानी बिंब की लंबाई, इसके अनुपात को क्या बोला जाएगा, रेखीय आवर्धन। इसको किसे करते हैं, एम से। तो एम बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु यानी बिंब की लंबाई, यानी प्रतिबिंब की लंबाई किसे करते हैं, एच डैश से, एच डैश, और वस्तु की लंबाई किसे होती है, एच। या हम कह सकते हैं कि m इक्वल टू एच डैश बटा एच। यानी एक फार्मूला तो यहाँ पर हम लोग दर्पण सूत्र का हो ले लिए, दूसरा रेखीय आवर्धन में एक फार्मूला आ गया कि रेखीय आवर्धन m बराबर एच डैश बटा एच। एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, और ये एच क्या है, वस्तु यानी बिंब की लंबाई है। ये दोनों के मान से हम रख सकते हैं। अब इसमें भी चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाएगा। अगर प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बना है, इसकी लंबाई और लेते हैं, अगर ऊपर की तरफ है तो प्लस होगा, अगर प्रतिबिंब नीचे उल्टा बना हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस। जब प्रतिबिंब माइनस में यानी उल्टा बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा तो वो माइनस में होगा, और जब प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और वस्तु हमेशा हम जानते हैं कि इधर ही ऊपर की तरफ रखी जाती है लंबाई,
तो इसकी लंबाई प्लस में होगी। प्रतिबिंब अगर भी सीधे बना हुआ है तो वो भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार h डैश तथा h का भी मान रखा जाएगा। अब दूसरी बात समझते हैं कि किसी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन निम्नलिखित प्रकार से वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। यानी वस्तु का आकार किस तरह रहेगा, अगर बड़ा रहेगा तो वहां पर प्रतिबिंब कैसा है, रेखीय आवर्धन के हिसाब से कैसा होगा और बिंब कैसा होगा, दोनों का देखते हैं। अब ध्यान देते हैं इसमें कि अगर आवर्धन का परिणाम, अब देखिए यहां पर दिया गया है एच डैश, एच है ये आवर्धन m बराबर, हमने देखा कि एच डैश, ध्यान देंगे एच डैश बटा एच है। एच डैश क्या है, ये प्रतिबिंब की लंबाई है और एच क्या है, यानी वस्तु की लंबाई है, बिंब की लंबाई। तो इससे हम क्या सीखते हैं, इससे हमको पूरी जानकारी हो जाती है। अगर आवर्धन 1 आया है, आवर्धन का मान कितना आया है 1, तो 1 कब आएगा, जब प्रतिबिंब और बिंब दोनों बराबर होगा। अब जिस तरीके से प्रतिबिंब की लंबाई 6 है, अगर बिंब भी 6 है तो दोनों का मान क्या हो जाएगा 1, यानी इसका मान 1 होगा। यानी आवर्धन 1 आ रहा है, आवर्धन का मान, आवर्धन कितना है 1 है, तो उस समय प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यदि आवर्धन का परिणाम 1 आ रहा है यानी 1 के बराबर है, तो प्रतिबिंब का भी आकार और वस्तु का आकार दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, पहली दशा में। दूसरी दशा में यदि आवर्धन का परिणाम 1 से अधिक आ रहा है, ध्यान से समझेंगे, यदि आवर्धन 1 से अधिक आ रहा है, अब 1 से अधिक कैसे आ रहा है यहाँ पर देखते हैं। 1 से अधिक आ रहा है, अब मान लेते हैं कि उस समय अधिक कब आएगा, तो उस समय क्या कर रहा है कि वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार जो होगा, प्रतिबिंब का आकार, देखिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी प्रतिबिंब बड़ा होगा। कब, आवर्धन का परिणाम 1 से बड़ा आएगा तब। तो 1 से बड़ा कैसे हो सकता है, अगर ये प्रतिबिंब है, हमने 6 ले लिया और बिंब जो है यहाँ पर, वस्तु जो है यहाँ पर 3 ले लिया, तो इसको कटाएंगे, ये प्रतिबिंब की लंबाई हो गई और ये वस्तु की लंबाई हो गई। तो ये वस्तु है 3 है और इसका प्रतिबिंब कितना बन गया, 6 बन गया। तो ये कटाएंगे तो 3 के 3 3 6, इसका मतलब कि जो आवर्धन है कितना आया, 2 आया, यानी 1 से अधिक आया, 1 से अधिक हुआ। तो जब आवर्धन 1 से अधिक हो गया तो उस समय क्या इंगित होगा हमारा कि वस्तु यानी प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। किससे, वस्तु के आकार से। तो यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार क्या है, 6 है और वस्तु का आकार 3 है, तो इस स्थिति में 3 आएगा। अगर प्रतिबिंब का आकार बड़ा है और वस्तु का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जब आवर्धन जब 1 से अधिक होगा तब, यदि आवर्धन का मान 1 से कम हो रहा है तो उस समय प्रतिबिंब का आकार छोटा हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर जिससे से 5 हो जाएगा, प्रतिबिंब का आकार इस समय अगर 1 छोटा हो रहा है, 1 से आवर्धन क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो 1 से आवर्धन अगर छोटा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वस्तु का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और प्रतिबिंब का आकार देखिए छोटा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा बराबर 0.4 हो गया। तो इसका मतलब कि आवर्धन अगर 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और वस्तु का आकार बड़ा हो जाएगा। यदि आवर्धन 1 के बराबर आ रहा है, आवर्धन का मान, इसका मान 1 के बराबर आ रहा है, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार दोनों बराबर होगा। अगर आवर्धन 1 से बड़ा आ रहा है, आवर्धन का परिणाम यानी m का मान 1 से अधिक आ रहा है, तो उस समय प्रतिबिंब क्या होगी, बड़ा होगा और वस्तु का आकार छोटा होगा। और प्रतिबिंब और 1 से छोटा होगा तो उस समय प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा और वस्तु का आकार बड़ा होगा। अब यहाँ पर आवर्धन के लिए एक और फॉर्मूला, आवर्धन m बिंदु u बिंब की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v से भी संबंधित रखता है। जो हमने ये v और u से भी आवर्धन, इससे भी हम निकालते हैं। जो इसका फॉर्मूला क्या है कि m इक्वल टू एच डैश बटा एच इक्वल टू माइनस v बटा u, इस पर भी ये देखिए आवर्धन निकाला जाता है। तो ये हमारा 3 मुख्य फार्मूला है। एक ये हो गया, यानी पहला ये दर्पण सूत्र हो गया, दूसरा ये फार्मूला जो हो गया आवर्धन जो लंबाई से संबंधित है, और तीसरा जो है
इसकी दर्पण की यानी दर्पण में भी यानी वस्तु की और प्रतिबिंब की दूरी से भी संबंधित है। तो ये दूसरा और तीसरा, ये तीनों फॉर्मूला हमें जानकारी होना चाहिए। इसके साथ साथ में ये जो चिन्ह परिपाटी है इसको बढ़िया से हमको जानकारी होनी चाहिए। इसका भी वीडियो डाल दिया गया है, तो ये पूरी जानकारी होगी तो ये आंकिक प्रश्न करने में हमें बहुत मदद मिलेगा। जो भी प्रश्न होगा हम इसके सहारे सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।